अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इसका लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इसमें हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे, ब्रेन के पार्ट्स को देखेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लोब्स ऑफ ब्रेन देखा था। अब कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इफ यू वर समवन हु अंडरस्टूड ब्रेन एनाटॉमी एंड वर टू लुक एट द ब्रेन ऑफ एनिमल that you have never seen before, you would nevertheless be able to deduce the likely capacity of the animal. This is because the brains of all animals are very similar in overall form. वो कहता है कि अगर आपने कभी एनाटॉमी ऑफ ब्रेन को समझने की कोशिश की हो और आपने एनिमल्स को भी देखने की एनिमल्स के ब्रेन को भी देखने की कोशिश की हो, तो आपको कभी भी उसमें मतलब आप उसमें कोई फर्क नहीं कर सकेंगे, यानी कि उसमें सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा होती है ब्रेन्स के अंदर। दिस इज बिकॉज द ब्रेन ऑफ ऑल एनिमल्स आर वेरी सिमिलर इन ओवरऑल फॉर्म। तो कहते हैं जो ब्रेन होते हैं ना एनिमल्स के, तमाम एनिमल्स के, वो बेसिकली सेम ही होते हैं, एक तरह के होते हैं। इन ईच एनिमल द ब्रेन इज लेयर्ड एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन आर सिमिलर। हर एनिमल का जो ब्रेन है वो उस मतलब लेयर्स की फॉर्म में होता है, और उसके जो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स। द innermost structure of the brain, that is the parts nearest the spinal cord, are the oldest part of the brain. जो स्पाइनल कोड के पास आप कह सकते हैं जो होते हैं ना, नियरेस्ट स्पाइनल कोड के नियरेस्ट पार्ट जो होते हैं, इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ब्रेन की, वो कहते हैं द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्ट है इस ब्रेन। एंड दीज एरियाज कैरी आउट द सेम functions they did for our distant ancestors. अब वो कहते हैं ये जो ब्रेन के पार्ट्स हैं ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये मोस्ट ओल्ड पार्ट्स हैं, ओल्डेस्ट पार्ट हैं हमारे ब्रेन के, वो कहते हैं कि आज भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो हम वो हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे। ये नहीं कि अगर कोई ब्रेन पहले मेमोरी के बारे में मतलब मेमोरी को प्रोसेस करता था या मेमोरी को लेकर काम करता था, आज वो कोई और प्रोसेस कर रहा है या और कोई काम कर रहा है, नहीं। कहता है जो पहले आप कह सकते हैं कि जो हमारे इंसेस्टर्स ने के ब्रेन के जिस पार्ट ने भी जो काम किया है, आज भी वही हो रहा है। 3.5 डायग्राम हम देखते हैं। ये हमारे पास 3.5 डायग्राम, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। वो कहते हैं कि आप जब ब्रेन को देखते हो ना, तो ये डिफरेंट पार्ट्स आपको मिलते हैं ब्रेन के, और ये जो पार्ट्स मतलब कि काम परफॉर्म करते हैं ना, जो करते आ रहे हैं आज भी वही परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है। अच्छा, उसके बाद दीज रीजन्स रेगुलेट बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, मूविंग, रेस्टिंग एंड फीडिंग। ये जो बेसिकली हमने बात की है ओल्डेस्ट पार्ट की, या स्पाइनल कोड के पास जो पार्ट्स है ना ब्रेन के, वो कहते हैं कि ये जो ओल्डेस्ट पार्ट है ना, ये सर्वाइवल के फंक्शंस जो है ना उनको परफॉर्म करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारी स्पाइनल कोड है, इसके आसपास वाले जो पार्ट्स बता रहे हैं ना, ये वाला, इसके आसपास वाले, वो कहते हैं ये जो ब्रेन के पार्ट सर्वाइवल के फंक्शंस होते हैं ना, उसमें रोल प्ले करते हैं। सर्वाइवल वाले फंक्शन कौन से होते हैं हमारे, या आप कह सकते हैं कौन कौन सी चीजें होती हैं, ब्रीथिंग है, मूविंग, रेस्टिंग एंड फीडिंग वगैरह। एंड क्रिएट्स आवर एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस, और इमोशंस के हमारे एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तमाम मैमल्स उसमें ह्यूमंस भी आते हैं, हैव डेवलप्ड फर्दर बिहेवियर दैट प्रोवाइड मोर एडवांस फंक्शंस। यानी कि इन्होंने क्या है, मतलब कि ब्रेन की फर्दर लेयर्स को डेवलप किया है जो कि डिफरेंट फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर इंस्टेंस बेटर मेमोरी, मोर सोफिस्टिकेटेड सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि ज्यादा अच्छा मेमोरी को अब बेहतर प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मोर सोफिस्टिकेटेड सोशल इंटरेक्शंस, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आप कह सकते हैं सोशल इंटरेक्शंस हो सकती है, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। एंड एबिलिटी टू एक्सपीरियंस इमोशंस आर डेमोन्स्ट्रेटेड, और इमोशंस को एक्सपीरियंस करने का जो आप कह सकते हैं वो भी बेहतर हो जाता है, जो काम है वो भी बेहतर हो जाता है। ह्यूमंस हैव अ वेरी लार्ज एंड हाईली डेवलप्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो ह्यूमंस है ना, उनका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने देखा था कि ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, लेयर जो होती है ब्रेन की ना, वो कहते हैं कि हाईली डेवलप हो चुका है, उसने हाईली डेवलप्ड और वेरी लार्ज पार्ट है वो ब्रेन का। और आउटर लेयर विच मेक्स अस पर्टिकुलरली अडेप्ट एट दीज प्रोसेसेस, और मतलब कि ये आउटर लेयर जो होती है जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला है, उनको ये जो तमाम प्रोसेसेस जिनकी हम ऊपर बात कर रहे हैं ना, कि ये बेसिकली परफॉर्म करना शुरू हो गया है। Humans have a very large and highly developed cerebral cortex or outer layer which makes us particularly adept these processes. हाँ, सॉरी, मुझे लगता है कि मैं यहाँ इसको गलत एक्सप्लेन कर गया।
हमारे जो स्पाइनल कोड के पास वाले पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनको हमने बोल दिया सर्वाइवल सर्वाइवल फंक्शंस। अब वो कहते हैं जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इन फंक्शंस को बेहतर करने में हमें हेल्प करता है बेसिकली। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये जिन हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर देखना है, मैंने पहले भी आपको डायग्राम दिखाई थी, अब फिर से देखते हैं। 3.6 जो फिगर है हमारे पास, ये वाली, ये जो आपका ये नजर आ रहा है ना आउटर लेयर, ये जो तहें सी लगी हुई हैं, ये बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये वो ब्रेन के ऊपर एक आप कह सकते हैं लेयर होती है, ब्रेन का पार्ट ही होती है ये भी। अच्छा, अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन की, वो देख लेते हैं। मेजर स्ट्रक्चर्स ब्रेन की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम आप कह सकते हैं ब्रेन की जिसको जड़ कहा जाता है। ये ये आपको नजर आ रही होगी, ये ब्रेन की जड़ है, इसको ब्रेन स्टेम बोला जाता है। क्लियरली यहाँ पर है, हाँ ये देखिए, ये ब्रेन स्टेम है। इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन, पोन्स और मेडोला वगैरह आते हैं। अच्छा, ब्रेन स्टेम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हम शॉर्टली देखेंगे कि मतलब कौन सा पार्ट क्या काम करता है, और इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, मतलब समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। ब्रेन स्टेम इज द ओल्डेस्ट एंड इनर मोस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन एंड इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल। जो ब्रेन स्टेम है वो कहते हैं ओल्डेस्ट पार्ट है और इनर मोस्ट रीजन है, यानी कि ये गहराई में मौजूद होता है। इसके साथ साथ इसका जो है ना प्रोसेस आपका काम है, जो वो कहते हैं ये हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड होती है। ये जो ब्रेन स्टेम है, इसके साथ हमारा सर्वाइवल जुड़ा होता है, जो जिसके बारे में ऊपर हमने बात भी कर ली है। इट इज डिजाइन टू कंट्रोल द मोस्ट बेसिक बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। लाइफ के जो बेसिक फंक्शंस है उनको कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग, अटेंशन एंड मोटर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये बेसिकली खास तौर पर जो ब्रीदिंग है, ये हमारा क्या होता है, आप कह सकते हैं सर्वाइवल फंक्शन होता है ब्रीदिंग। अगर हम सही से ब्रीद ना कर पाए तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता, सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके बाद द ब्रेन स्टेम बिगिंस वेयर द स्पाइनल कोड एंटर्स द स्कल एंड फॉर्म्स द मेडोला। अब यहाँ पर वो कहता है कि ब्रेन स्टेम कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे ही बेसिकली ये स्पाइनल कोड एंड होती है ना, वहीं से ये स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मेडोला सबसे पहले ब्रेन स्टेम के अंदर आएगा आपका मेडोला, जो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है मेडोला। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या होता है। बिगिंस वेयर द स्पाइनल कोड एंटर द स्कल एंड फॉर्म्स द मेडोला। सबसे पहले ब्रेन स्टेम के अंदर क्या आता है, मेडोला, जो उसके मतलब बना मेडोला ब्रेन स्टेम में बनता है सबसे पहले। द एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कंट्रोल्स हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग। इसका ये फंक्शंस होते हैं, इसने हार्ट रेट को और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना होता है। इन मैनी केसेस द मेडोला अलोन इज सफिशिएंट टू मेंटेन लाइफ एज एनिमल्स। अब वो कहते हैं कि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो मेडोला होता है ना, वही लाइफ फंक्शंस जो है ना परफॉर्म करने के लिए काफी होता है, और वही परफॉर्म कर रहा होता है। लाइफ एज एनिमल्स दैट हैव द रिमाइंडर ऑफ देयर ब्रेन्स अबव द मेडोला severed are still able to eat, breathe and move। वो कहते हैं कि जिनके जो एनिमल, जिनके जो ब्रेन के बाकी पार्ट इससे ऊपर होते हैं ना, वो इवन वो कहते हैं कि उस वक्त मेडोला की मदद से क्या कर रहे होते हैं, मतलब मेडोला की मौजूदगी में वो खा भी रहे होते हैं, ब्रीथ भी कर रहे होते हैं, मूव भी कर रहे होते हैं। यानी कि सम टाइम या इन मोस्ट इन सम केसेस मेडोला जो है ना आपके सर्वाइवल से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं मेडोला के बाद ब्रेन स्टेम के अंदर, द स्पेरिकल शेप अबव द मेडोला इज द पोन्स। इससे ऊपर वाली शेप कौन सी होती है, पोन्स। ये आपको स्फेरिकल शेप नजर आ रही होगी, ये लाइट ब्लू के अंदर। ठीक है, दिस इज पोन्स। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अ स्ट्रक्चर इन द ब्रेन स्टेम दैट इज इंपॉर्टेंट टू स्लीप एंड अराउजल। ये स्लीप एंड अराउजल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पोन्स जो होता है, पोन्स जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, ब्रेन स्टेम का, मेडोला क्या करता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जबकि पोन्स किसको कंट्रोल करते हैं, स्लीप एंड अराउजल को। यानी कि कब आपने एक्टिव होना और कब सोना है, इसको पोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है रनिंग थ्रू द मेडुला एंड द पोन्स इज अ लॉन्ग नैरो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स नोन एज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। वो कहता है मेडुला और पोन्स के साथ साथ एक ब्रेन का पार्ट जा रहा होता है, ब्रेन स्टेम का एक पार्ट जा रहा होता है, जिसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। मेडुला और पोन्स के साथ साथ एक और पार्ट जा रहा होता है ब्रेन स्टेम के अंदर, जिसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये पोन्स और मेडोला के साथ साथ ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा, इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है, द जॉब ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज टू फिल्टर आउट सम ऑफ द स्टिमुलाई
दैट आर कमिंग इनटू द ब्रेन फ्रॉम द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से जो स्टिमुलसेस आ रहे होते हैं, जो सेंसरी मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, उनको फिल्टर करता है ये। रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम उसको फिल्टर करना है। एंड टू रिले द रिमाइंडर ऑफ द सिग्नल्स टू अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन, और जो बाकी बच जाते हैं ना सिग्नल फिल्टर करने के बाद, उनको वो कहते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स तक क्या कर देता है, पहुंचा देती है ये रेटिकुलर फॉर्मेशन। यानी कि जो सिग्नल जिस ब्रेन के पार्ट का होगा उसको उस तक पहुंचा देता है, उसमें ये अपना रोल प्ले करता है, ये वाला पार्ट। द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस, मसल टोन, अराउजल एंड स्लीपिंग, इसके अंदर भी अपना ये रोल प्ले कर रहे होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। रिफ्लेक्सेस के अंदर भी मसल टोन, अराउजल एंड स्लीपिंग। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, हम पढ़ रहे हैं ब्रेन को, ब्रेन के आपको बहुत जगह पे ऐसा नजर आएगा कि ये फर्ज करें जैसे अभी हमने बात की मसल टोन की, अराउजल की बात आई ना रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर। अब ये अराउजल की बात पोन्स के अंदर भी आई है। तो समटाइम ऐसा होगा कि ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आपको एक ही काम मिलेगा, तो वो किसी ना किसी हद तक ना डिफरेंट ब्रेन के पार्ट ना एक ही काम कर रहे होते हैं, उसको उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने याद करना है, इसको रट्टा लगाना है। जैसे कि पोन्स के अंदर भी अराउजल की बात होती है और रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर भी अराउजल की बात होती है कि उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो आपने इसको रट्टा लगाना होगा कि किस किस के अंदर क्या क्या बात हो रही है। ये नहीं है कि ब्रेन का एक पार्ट सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो हो सकता है किसी और काम के अंदर भी इन्वॉल्व हो किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज अप्लाइड टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ एन एनिमल। अब वो कहते हैं कि जब ना एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी गई, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया गया उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक एनिमल के, तो फिर क्या हुआ, इट इमीडिएटली बिकम्स fully awake, and when the reticular formation is severed from the higher brain regions, the animal falls into a deep coma। अब वो कहते हैं कि जब उसको ना स्टिमुलेट किया गया, यानी कि उसको एक्टिव करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया गया, तो वो फुली अवेक यानी कि एक्टिव हो गया बिल्कुल, वो एनिमल जिस एनिमल को दिया गया था। अब ये देखें, साबित कर रहे हैं कि अराउजल और स्लीप में कैसे रोल प्ले करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन को जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया गया उसको स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो जो एनिमल था ना फुली अवेक हो गया, एक्टिव हो गया। लेकिन जब वो कहते उसको दूसरे ब्रेन हायर ब्रेन रीजन से अलग किया गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, द एनिमल फॉल्स इनटू अ डीप कोमा। वो एनिमल जो है ना कोमा में चला गया, यानी कि जब उसको एक्टिव नहीं रखा गया, उसको सेपरेट किया गया दूसरे ब्रेन रीजन से या पार्ट से, तो वो कोमा में चला गया, यानी कि स्लीप में वो सो गया। कोमा भी एक तरह की स्लीप होती है ना। तो इससे मतलब साबित हो रहा है, या इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन प्लेज इट्स रोल इन अराउजल एंड स्लीप। उसके बाद है, यहां तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अंडरस्टैंड हो गया सब, ये इजी वे में यहाँ पर बयान किया गया है। आई आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर है ना बहुत, ये जो नोट्स हैं या ये जो बुक्स हम देख रहे हैं ना, यानी कि ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसको आप ना इसको अच्छे से रटा लगा लेना। सम टाइम ऐसा होगा जब आप दूसरी बुक्स को कंसल्ट करते हो ना, तो उसमें अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखे होंगे। तो उससे बचने के लिए आपको, या कंफ्यूजन से बचने के लिए, या आपको कहते हैं मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए ना, मेंटल फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, आपको जो मेजर चीजें हैं वो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। जैसे अगर ब्रेन स्टेम की बात करें तो यहाँ पर 3 चीजें लिखी हैं कि ब्रीदिंग, अटेंशन और मोटर रिस्पॉन्सेज के अंदर अपना रोल प्ले करता है, इतना ही काफी है, यही मेजर फंक्शंस है। अगर आप दूसरी किसी और बुक से कंसल्ट करें, हो सकता है कि इसके अंदर और इसके सब डिविजन्स करके बताया गया हो कि ब्रेन स्टेम के अंदर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो वो इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, मेजर फंक्शंस एटलीस्ट वो आपको लाजमी तौर पर याद होने चाहिए। इसी तरह से अगर ब्रेन स्टेम के अंदर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाए ना, तो इसके अंदर फर्दर आपको पार्ट्स मिलेंगे ब्रेन स्टेम के, कि इसके अंदर ये पार्ट, ये साइड इसकी ये कहलाती है, ये साइड इसकी ये कहलाती है, ये साइड इसका ये काम करती है, ये काम करती है। तो उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेंटल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी, आपका सारी चीजें गुडमुड हो जाएंगी। ठीक ठीक है, कोई पार्ट के जो फंक्शन है दूसरे पार्ट में चले घुस जाएंगे, दूसरे पार्ट के फंक्शन जो होंगे वो पहले वाले में चले जाएंगे, तो आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी। तो इतना ही काफी है कि जो मेजर फंक्शंस है ना ब्रेन के पार्ट्स के, वो एटलीस्ट आपको रटे होने चाहिए। जैसे मेडोला की बात की हमने कि हार्ट रेट और ब्रीदिंग के अंदर रोल प्ले करता है, इतना ही काफी है। और पोन्स की बात की स्लीप और अराउजल के अंदर इसका मेजर रोल होता है, इतना ही काफी है। अच्छा, सेरिबेलम को देख लेते हैं। अच्छा, अब हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं ब्रेन के, याद रखिएगा, जैसे है ना, यहां से हमने स्टार्ट किया था, स्पाइनल कोड के बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपकी ब्रेन स्टेम, इससे ऊपर को जा रहे हैं हम। अब आ जाते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ मौजूद होता है,
ये ब्रेन स्टेम के साथ ही मौजूद होता है, सेरिबेलम साइड पे, बैक पे होता है ये ब्रेन के बेसिकली। अच्छा, आ जाते हैं सेरिबेलम, लिटरली लिटल ब्रेन, इसको लिटल ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको छोटा ब्रेन भी बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ टू रिंकल्ड ओवल्स बिहाइंड द ब्रेन स्टेम एंड इट्स मेन फंक्शन। अच्छा, ब्रेन स्टेम के बिहाइंड मौजूद है, पीछे मौजूद होता है, ये आगे ब्रेन स्टेम है, इसके पीछे मौजूद है सेरिबेलम, और नीचे मौजूद होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इट्स मेन फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को हमारे कोऑर्डिनेट करता है, उसमें अपना रोल प्ले करता है। पीपल हु हैव डैमेज टू द सेरिबेलम हैव डिफिकल्टी वॉकिंग, कीपिंग कीपिंग देयर बैलेंस एंड होल्डिंग देयर हैंड्स स्टडी। अब वो जब किसी का सेरिबेलम डैमेज होता है ना, ये बेसिकली ना, जो सेरिबेलम को आप सिंपली अगर याद रखना है, तो सेरिबेलम रोल प्ले करता है बैलेंस के अंदर, हमारी जो बॉडी का बैलेंस होता है ना उसमें रोल प्ले करता है। इसको याद रखने का तरीका जो है वो मैंने बनाया हुआ है बैलेंस, क्योंकि सेरिबेलम के अंदर बी आ रहा है, सेरिबेलम तो यानी कि बैलेंस और बेलम मिल रहा है आपको मतलब कि ये इसके अंदर एसोसिएशन बन रही है एक जैसी, सेरिबेलम और बैलेंस। तो आप याद रखिएगा सेरिबेलम किसके साथ एसोसिएटेड है, हमारे बैलेंस के साथ। हमारी बॉडी का जितना भी बैलेंस होता है ना, आप भाग रहे हो, आप एक टांग पे खड़े हो जाएं, आप चल रहे हो, आप बैठे हो, आप खड़े हो, आप लेटे हो, आपकी बॉडी का जितना भी बैलेंस होता है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है आपका सेरिबेलम। अगर किसी का सेरिबेलम डैमेज हो जाएगा ना, तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाएगा, उसका बैलेंस बरकरार नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूं। कंज्यूमिंग अल्कोहल इन्फ्लुएंसेस द सेरिबेलम। जब कोई अल्कोहल यानी कि शराब पीता है ना, या अल्कोहल वाली मेडिसिन या ड्रग लेता है, तो उस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होता है, विच इज वाई पीपल हु आर ड्रंक हैव मोर डिफिकल्टी वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो जिस बंदे ने भी शराब पी होगी ना, आपको वो सीधा चलता नजर नहीं आएगा, यानी कि वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाता, वो आपको वो डोलता हुआ नजर आएगा, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी आगे कभी पीछे। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप शराब पीते हो ना, तो उससे आपका सेरिबेलम जो है ना वो नॉर्मल नहीं रहता, वो होता है इफेक्ट नेगेटिवली, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बैलेंस बरकरार नहीं रहता। ऑल्सो द सेरिबेलम कंट्रीब्यूट टू द इमोशनल रिस्पॉन्सेज। मेजर काम इसका जो होता है ना, याद रखिएगा, बैलेंस वाला होता है मेजर काम। उसके बाद कुछ और काम भी ये कर रहा होता है, जैसे कि ऑल्सो सेरिबेलम कंट्रीब्यूट टू इमोशनल रिस्पॉन्स, हेल्प अस डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट साउंड्स एंड टेक्सचर्स, एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। अब लर्निंग के अंदर भी रोल प्ले कर रहा है, रिस्पॉन्सेज के, इमोशनल रिस्पॉन्स के अंदर भी रोल प्ले करता है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट साउंड एंड टेक्सचर, साउंड और टेक्सचर के अंदर भी मतलब ये उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए रोल प्ले कर रहा होता है। मेजर काम इसका बैलेंस का होता है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत ये भी इसके अंदर भी रोल प्ले करता है। फाइनली द सेरिबेलम इज आल्सो यूज्ड टू कोऑर्डिनेट थिंकिंग थ्रू कनेक्शंस टू द फ्रंटल एंड पैराइटल कॉर्टेक्स। अब ये इसके अंदर भी रोल प्ले करता है। ठीक है, सेरिबेलम यानी कि आल्सो यूज्ड टू कोऑर्डिनेट थिंकिंग थ्रू कनेक्शंस टू द फ्रंटल एंड पैराइटल कॉर्टेक्स। जो फ्रंटल और पैराइटल कॉर्टेक्स है ना, उसके थ्रू आप कह सकते हैं उसका जो कनेक्शन बनता है ना, उसके अंदर आप कह सकते हैं जो जब थिंकिंग वाला प्रोसेस हो रहा होता है उसके थ्रू, उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट करवाता है बेसिकली ये फ्रंटल और पैराइटल कॉर्टेक्स को। उसके बाद थैलेमस। थैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जिसको रिले स्टेशन भी बोला जाता है। रिले स्टेशन क्या होता है, एनी आइडिया? अच्छा जी, चले मैं बताता हूँ। आपका आपका जवाब सही है, ब्रिज ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अबव द ब्रेन स्टेम आर अदर ओल्डर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द प्रोसेसिंग ऑफ बिहेवियर एंड इमोशंस। ब्रेन स्टेम के ऊपर आप कह सकते हैं ये मौजूद होता है थैलेमस, ठीक है, जो कि किसमें इन्वॉल्व होता है, बिहेवियर प्रोसेसिंग इनटू एंड इमोशंस, इसमें अपना रोल प्ले कर रहा होता है, इसको प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा, a thalamus is a structure in the forebrain through which all sensory information except smell must pass to get to the cerebral cortex। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो थैलेमस है ना, तमाम किस्म की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, आगे आगे दूसरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है, एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल वाले जो सेंस है ना, उसको ये प्रोसेस नहीं करता, इसके अलावा तमाम सेंसेस को ये प्रोसेस करता है, तमाम सिग्नल्स को ये प्रोसेस करता है, याद रखना है ये वाली चीज। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि थैलेमस जो है ना प्रोसेस करता है ऑल सेंसेस एक्सेप्ट किसको, आगे ऑप्शंस लिखे होंगे उसमें स्मेल भी होगा, तो आप कहेंगे स्मेल को ये प्रोसेस नहीं करता, बाकी को करता है। अच्छा, रिले स्टेशन का मतलब क्या था? रिले स्टेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने ब्रिज की बात की ना, ब्रिज का काम क्या होता है कि
एक तरफ से चीज को लेना, दूसरी तरफ उसको पहुंचा देना, यानी कि एक साइड से लोग आते हैं, दूसरी साइड से चले जाते हैं, दूसरी तरफ को चले जाते हैं। इसका काम ये होता है कि ये मैसेज को लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आगे ट्रांसमिट कर देता है। दैट इज कॉल्ड रिले स्टेशन, कि ये रिसीव करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसको आगे ट्रांसमिट कर देगा जिस पार्ट तक भी ट्रांसमिट करना है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि मैसेज आता है, यहाँ थोड़ा सा सांस लेता है, सांस लेने के बाद फिर ये आगे उसको धकेल देता है। चलो जी। अच्छा, थैलेमस इज एग शेप्ड, ये एग शेप का होता है स्ट्रक्चर अबव द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ऊपर, दैट अप्लाइज स्टिल मोर फिल्टरिंग टू द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है, दैट इज कमिंग अप फ्रॉम द स्पाइनल कोड, जो कि स्पाइनल कोड से आ रही होती है, एंड थ्रू द रेटिकुलर फॉर्मेशन, और रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू भी आ रही होती है, एंड इट रिलेज सम ऑफ दीज रिमेनिंग सिग्नल्स टू द। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहाँ पर इसको ना अंडरस्टैंड करना होगा आपको, सारी इसको क्लियर करना होगा अंडरस्टैंड करके, जो ब्रेन के कॉन्सेप्ट्स है ना सारे। अब यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ पर देखें, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है, फिल्टर कर रहा होता है, जो कि क्या कर, दैट इज कमिंग अप फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड थ्रू द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब एक जगह पे आपको क्वेश्चन किया गया है कि ये जो है थैलेमस है ना, फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को जो कि स्पाइनल कोड से आ रही है, ठीक है। एक जगह पे लिखा हुआ थैलेमस जो है ना वो फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से आ रही है। अब दोनों ही ठीक है। अब देखो, स्पाइनल कोड जो है ना वो बेसिकली जो रेटिकुलर फॉर्मेशन या ब्रेन स्टेम के नीचे है, अगर स्पाइनल कोड से आएगी तो भी वो थैलेमस तक जाएगी, अगर जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन से आएगी तो भी वो उस तक जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कोड ने ही ट्रांसफर करनी है इंफॉर्मेशन रेटिकुलर फॉर्मेशन को, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे जाएगी थैलेमस तक। तो अगर स्पाइनल कोड की बात की गई है फिर भी ठीक होगा, अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात की गई है फिर भी ठीक है। ठीक है, अब यहां पर यह भी हो सकता है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना, सॉरी, जो थैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो कि स्पाइनल कोड भेज रहा होता है, किसके थ्रू भेज रहा होता है, वहां पर हो सकता है कि आपको ऑप्शन दिया गया रेटिकुलर फॉर्मेशन, तो वो चीज भी ठीक है। मैं मतलब समझाना ये चाह रहा हूँ कि इसको अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि वो बेसिकली क्या क्या रहा है, और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी पोजीशंस क्या है। अगर एक बंदा कह रहा है कि थैलेमस प्रोसेस करता है स्पाइनल कोड से आने वाली इन्फॉर्मेशन को, दूसरा कह रहा है जी ये प्रोसेस करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन से आने वाली इंफॉर्मेशन को, तो दोनों ही ठीक है। आप आंसर उसी वक्त सही कर सकोगे, कंफ्यूजन से बच सकोगे, जब आपने इन चीजों को क्लियर किया होगा कि कौन सी चीज की पोजीशन किस जगह पर है। यानी कि कॉमन सेंस की बात है ना, पहले स्पाइनल कोड आ रही है, उसके बाद रेटिकुलर फॉर्मेशन, स्पाइनल कोड आगे भेजेगी तो रेटिकुलर फॉर्मेशन से होके आगे चीज जा रही है। तो इस तरह से होता है सम टाइम, तो इसको आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद एंड इट रिले सम ऑफ दीज रिमेनिंग सिग्नल्स टू द अप्रोप्रिएट एरियाज, और फिर वो क्या करता है, इसको रिले कर देता है सिग्नल्स को, यानी कि लेकर आगे ट्रांसफर कर देता है जिस जगह पर उसने भेजने होते हैं। थैलेमस आल्सो रिसीव सम ऑफ द हायर ब्रेन रिप्लाईज, कुछ और मतलब के ये सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है, फॉरवर्डिंग देम टू द मेडोला एंड द सेरिबेलम। फिर वो कहता है कि हायर ब्रेन से वो कुछ रिप्लाईज को ले रहा होता है, पहले तो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, फिर आगे ऊपर ब्रेन को दे रहा है ना, फिर वहां से कुछ रिस्पॉन्सेज आएंगे, यानी कि प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट से इसको वापस आती है, यानी कि रिप्लाई आता है ना, इसने एक क्वेश्चन भेजा, उसका रिप्लाई आ गया, इसी में से गुजर के जाएगा, फिर ये उसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देता है, फॉरवर्डिंग देम टू द मेडुला एंड सेरिबेलम, मेडुला सेरिबेलम को दे देता है। द थैलेमस इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन स्लीप बिकॉज इट्स शट ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसेस अलाउइंग अस टू रेस्ट, और ये स्लीप के अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, ये स्लीप वाला देखो, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कुछ और पार्ट्स हैं ब्रेन के जो स्लीप के अंदर रोल प्ले करते हैं, पोन्स जो स्लीप वाली बात कर रहे हैं, अब वो कहता है कि ये भी स्लीप के अंदर रोल प्ले करेगा। थैलेमस कैसे रोल प्ले करता है, also is also important in sleep because it shut off incoming signals, क्योंकि इसने सिग्नल्स लेके आगे ट्रांसफर करने होते हैं, तो ये आने वाले सिग्नल्स को स्टॉप कर देता है, ठीक है, आगे प्रोसेस ही नहीं करता। जब आगे प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, रेस्ट करेगा, जिसकी वजह से हम सो सकते हैं। अगर ये उसको आने वाले मैसेज को रोके ना, तो हमारा ब्रेन मुसलसल एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से हम सो नहीं पाएंगे। हाँ जी, ये अब यहाँ पर भी इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब इसमें भी स्लीप की बात की गई है, पोन्स के अंदर भी स्लीप की बात की गई थी। आपने देखना है कि दोनों किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं स्लीप के अंदर। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो देख लीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो हमने ऊपर भी देखा था, मेजर फंक्शन ये परफॉर्म करता है। अच्छा, उसके बाद हमने ब्रेन स्टेम को देख लिया, ये ब्रेन स्टेम है, इसके अंदर मेडोला होता है, पोन्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम के अंदर, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है
ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ किस किस पार्ट पे, तो ये सारे इसके आप याद रखिएगा, वो क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं ब्रेन स्टेम के। ब्रेन स्टेम इज एक्सटेंशन ऑफ स्पाइनल कोड इंक्लूडिंग द मेडुला, पोन्स एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये 3 पार्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिम्बिक सिस्टम। 10 मिनट के बाद ये जो मीटिंग है ये एंड हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे, याद रखिएगा। अच्छा जी, लिम्बिक सिस्टम द सीट ऑफ इमोशन इसको बोला जाता है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? इज द सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम इज अ लूजली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स लोकेटेड रफली अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड डीपर सबकॉर्टिकल एरियाज। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि जो अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के अलोंग यानी कि साथ साथ मौजूद होता है, किसके? बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड डीपर सबकॉर्टिकल एरियाज, इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक का मतलब क्या होता है? विच मींस एज। ये बेसिकली एज इसको बोला जाता है, मतलब कि एज वाला पार्ट आप कह सकते हैं इसको ब्रेन का, यानी कि एज टाइप। अच्छा, whereas the primary function of the brainstem is to regulate the most basic aspects of our life including motor function। लिम्बिक सिस्टम यानी कि मोटर फंक्शन को ये रोल प्ले क्या करता है? रेगुलेट करता है, उसको प्रोसेस करता है। द लिम्बिक सिस्टम इज अ ब्रेन रीजन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड इमोशन। मेमोरी एंड इमोशन के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग आवर रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसके मतलब जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना रिवॉर्ड और पनिशमेंट को लेकर, उसमें भी ये रोल प्ले करता है, यानी कि उसको भी उसके अंदर भी अपना ये किरदार अदा करता है और उसको भी रेगुलेट करता है। फर्स्ट, ये जो लिम्बिक सिस्टम है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पॉल मैकलीन, द लिम्बिक सिस्टम इज नॉट अ वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल सिस्टम विद क्लियर बाउंड्रीज। वो कहता है इसकी कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, यानी कि क्लियर बाउंड्रीज के तौर पर इसको नहीं डिफाइन किया गया। द लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों के दरमियान मौजूद होता है, ब्रेन स्टेम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान। इट इंक्लूड्स द एमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। 3.8 ये हमारा जो है ना ब्रेन स्टेम आ गई, ठीक है, और ये हमारा जो सेरिब्रल कॉर्ट हेमिस्फीयर्स आ गए, इनके दरमियान में मौजूद होता है ये जो लिम्बिक सिस्टम। इसमें हाइपोथैलेमस होता है, एमिगडाला होता है और हिपोकैम्पस होता है। द एमिगडाला कंसिस्ट ऑफ, अब एमिगडाला की बात करते हैं। एमिगडाला क्या होता है? एमिगडाला कंसिस्ट ऑफ 2 एलमंड शेप, यानी कि बादाम की शेप का ये मौजूद होते हैं, क्लस्टर होते हैं, दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग आवर परसेप्शंस ऑफ एंड रिएक्शंस टू अग्रेशन एंड फियर। बेसिकली एमिगडाला के साथ फियर और अग्रेशन का जो आप कह सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, या फियर और अग्रेशन वाला इमोशन, वो जुड़े होते हैं इसके साथ। फियर और अग्रेशन वाले इमोशन, ज्यादातर इसको फियर के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन अग्रेशन भी इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि अग्रेशन भी इसी का पार्ट है। एमिगडाला अग्रेशन और फियर दोनों को क्या करता है? कंट्रोल करता है या उनमें अपना रोल प्ले करता है। और एलमंड टाइप शेप होती है इसकी, यानी कि बादाम की शक्ल की, याद रखिएगा। मतलब कि एग्रेशन और फियर को कैसे वो कहता है परसीव करना है और फिर उसका कैसे रिएक्शन देना है, उसको एमिगडाला ही कंट्रोल करता है। ये एमिगडाला आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू शेप का छोटा सा। आगे बढ़ते हैं। एमिगडाला हैज कनेक्शंस टू अदर बॉडीली सिस्टम रिलेटेड टू फियर। जो हमारे दूसरे आप कह सकते हैं बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं ना, उनके साथ भी इसके कनेक्शन होते हैं जो फियर से रिलेटेड होते हैं, इंक्लूडिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज इंपॉर्टेंट टू इन फियर रिस्पॉन्स। यानी कि जो फियर रिस्पॉन्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमें एक्टिव कर देता है। इसके साथ साथ फेशियल रिस्पॉन्सेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्मेल्स, द प्रोसेसिंग एंड ऑफ द स्मेल्स एंड द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड एग्रेशन, इनके साथ भी ये एसोसिएटेड होता है, यानी कि इसके अंदर भी रोल प्ले हो रहा होता है इसका। उसके बाद इन वन अर्ली स्टडी, एक स्टडी की गई थी जो कि ब्लूअर और ब्यूसी ने की थी, डैमेज द एमिगडाला ऑफ एन एग्रेसिव मंकी। इन्होंने ना एक एग्रेसिव मंकी का जो ना एमिगडाला क्या कर दिया? डैमेज किया, उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको अलग कर दिया। फिर क्या हुआ? They found that the once angry animal immediately became passive and no longer responded to fearful situations with aggressive behavior। वो कहते हैं कि जैसे ही एमिगडाला हमने उसका अलग किया ना, तो वो बेसिकली वो एनिमल जो आप कह सकते हैं कि पहले बहुत अग्रेसिव होता था, वो बिल्कुल एक पैसिव एनिमल बन गया, यानी कि अग्रेशन उसका खत्म हो गया। एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू फियरफुल सिचुएशन विद अग्रेसिव बिहेवियर। और जो फियरफुल सिचुएशन थी ना, उसको उस पर पहले वो बहुत अग्रेसिव बिहेवियर शो करता था, लेकिन जब एमिगडाला को डैमेज किया गया तो उसने अग्रेसिव बिहेवियर शो करना ही बंद कर दिया, जो प्रूव करता है कि जो एमिगडाला हमारा फियर और अग्रेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है,
इसके अंदर हमें मतलब इसको कंट्रोल कर रहा होता है, फियर एंड अग्रेशन वाले रिस्पॉन्सेज को, कि हाउ बेसिकली हमने रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना, देना है तो क्या देना है। अगर बेसिकली ये नॉर्मल होगा ना तो हम अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, हम फियर शो करेंगे। लेकिन अगर ये सही से हमारा नहीं रोल प्ले कर रहा होगा, मतलब काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर हम फियर भी फील नहीं करते और अग्रेशन भी शो नहीं करते। जैसे अग्रेसिव बिहेवियर फियर के अंदर आपने कभी वो बिल्ली की मिसाल सुनी होगी, जब बिल्ली को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, उसको कैद करके मतलब कमरे के अंदर कैद करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या सजा देने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त फियर वाला रिस्पॉन्स, सॉरी, फियर वाला इमोशन वो फील करेगी और उसके जवाब में वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करती है। एक दफा सुना है मैंने, ये बचपन में सुना था, लेकिन इसके साथ एसोसिएट करके मैं सुनाऊंगा कि एक दफा किसी ने ना किसी बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने उसको, मतलब कोई एक था मेरे ख्याल में, एक औरत थी या बंदा था, ये कंफर्म नहीं है, उन्होंने उसको क्या किया, कमरे में बंद करके उसको पकड़ने की कोशिश की या मारने की कोशिश की। तो जब वो उसको पता चल गया ना कि मुझे अब रास्ता नहीं है मेरे निकलने का, तो फिर उसने अग्रेसिव बिहेवियर शो किया और उस खातून को या उस इंसान को उसने बहुत ज्यादा, आप कह सकते, जख्मी कर दिया था। वो फिर के रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, अग्रेशन शो किया। ठीक है, तो ये वो बेसिकली उस तरह की बात है कि फियर के अंदर हम अपना अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो जब एमेगडेला हमारा सही से काम नहीं करेगा तो ये सही से नहीं हो सकेगा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द एमेगडेला इन अदर एनिमल्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस एग्रेशन। जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी गई दूसरे एनिमल्स को, उसने अग्रेशन को इन्फ्लुएंस किया। इन एडिशन टू हेल्पिंग अस एक्सपीरियंस फियर, एमेगडाला आल्सो हेल्प्स अस लर्न फ्रॉम सिचुएशन। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, याद रखिएगा। एक तो वो कहता है कि हम जब फियर कर रहे होते हैं ना, यानी कि अमेगडाला फियर के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम में कोई फियर वाला एक्सपीरियंस होता है ना, तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहा होता है, ये किस में हेल्प कर रहा होता है। अमेगडाला आल्सो हेल्प अस लर्न फ्रॉम सिचुएशंस दैट क्रिएट फियर। वो सिचुएशन जिसमें फियर क्रिएट होता है ना, उसको अंडरस्टैंड करने में भी ये हमें हेल्प कर रहा होता है, यानी कि ये हमें मेच्योर कर रहा होता है, हमें ये समझा रहा होता है कि उसमें क्या करना है। व्हेन वी एक्सपीरियंस इवेंट्स दैट आर डेंजरस, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे इवेंट्स जो डेंजरस होते हैं, द एमेगडेला एमेगडेला क्या करेगा, स्टिमुलेट्स द ब्रेन टू रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन सो दैट वी लर्न टू अवॉइड इट इन द फ्यूचर। हमारा एमेगडेला ब्रेन को क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है कि वो सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो, ताकि फ्यूचर में हम क्या करें, इस तरह की सिचुएशन से बच सकें या उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, ये एमेगडेला हमें एजुकेट भी करवा रहा होता है, हमें मेच्योर भी बना रहा होता है उस फियर सिचुएशन से या फियर फियर वाले इवेंट से। हमें ये आप कह सकते हैं कि सिखा रहा होता है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लो और फ्यूचर में हम इसको डील कैसे करेंगे या इससे कैसे बचेंगे, उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है यहां तक। अमेगडेला अमेगडेला की जब बात आती है तो फियर की बात आती है, याद रखिएगा। फियर वाले इमोशन को ये प्रोसेस करता है, ये रेगुलेट करता है, फियर और अग्रेशन को। हम पढ़ रहे थे लिम्बिक सिस्टम को, लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमने देख लिया, अमेगडाला को देख लिया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रहा था, जो पीछे भी हमने जिक्र किया है, दोबारा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम की बात हो रही है जिसके अंदर 3-4 पार्ट हैं। कौन कौन सा है हमारे पास, अमेगडाला है, हाइपोथैलेमस है और हिपोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो जब इस लिम्बिक सिस्टम की बात आती है ना, तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, रोल प्ले करता है मोटर फंक्शन के अंदर, हमारे रिवार्ड पनिशमेंट के रिस्पॉन्स को अपना के अंदर रोल प्ले करता है, मेमोरी के अंदर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बात आपको बोली जाती है। अब यही वाली चीज जब आपको हाइपोथैलेमस को लेके, एमेगडाला को लेके या हिपोकैम्पस को अलग अलग बोली जाएगी ना, तो भी वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आएगा। अगर लिम्बिक सिस्टम को लेकर कोई फंक्शन की बात की जाए, जैसे अगर, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एमेगडाला जो है फेयर में अपना रोल प्ले करता है, यही फेयर वाली बात अगर लिम्बिक सिस्टम को लेकर की जाए तो भी सही होगा। यानी कि कोई अगर आपको क्वेश्चन करता है कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर बेसिक जो फेयर वाला प्रोसेस होता है या फंक्शन होता है वो किसके अंदर कंट्रोल होता है, तो वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर यही वाली बात की जाए कि अमेगडाला फेयर रिस्पॉन्स को या फेयर वाले हमारे फंक्शन को या इमोशन को कंट्रोल करता है तो भी सही है। ठीक है, जब ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम के अंदर किसी फंक्शन की बात की जाएगी जो इसके पार्ट से रिलेटेड होगा तो भी सही है। अगर अलग अलग पार्ट्स को लेकर बात की जाएगी तो भी सही है। ये आपने देखना है कि लिम्बिक सिस्टम का कुछ अलग से फंक्शन नहीं है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर जितने पार्ट्स हैं ना, वो उन सब पार्ट्स के जो फंक्शंस होंगे वो बेसिकली लिम्बिक सिस्टम को रिलेट करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इनसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ये क्लियर होगी आपको बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है।
ये वाली चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इसको अपने माइंड में रखना, ये ना हो कि आप इसको कंफ्यूज हो जाएं और आप मिस्टेक कर दें। लिम्बिक सिस्टम की जब बात आएगी तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन सब के काम को पूछा जा सकता है लिम्बिक सिस्टम से रिलेट करके। और इनके पार्ट, इसके पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस को भी पूछा जा सकता है पार्ट का नाम लेकर। ये बात आपने याद रखनी, इसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इसको रेगुलेटर ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स भी बोला जाता है। रेगुलेटर ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स यानी कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती है ना, उनकी बात होती है कि ये उसको रेगुलेट करता है। जैसा कि हाइपोथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर फाउंड नियर द बेस ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की बेस के पास ये पाया जाता है या मौजूद होता है। दैट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स। इट लाइज बेनीथ द थैलेमस। ये थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। हाइपो का मतलब ही होता है अंडर, हाइपोथैलेमस यानी कि थैलेमस के नीचे वाला पार्ट, मेकिंग द हाइपोथैलेमस द एरिया अंडर द थैलेमस एंड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम। अब यहां से इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है कि ब्रेन स्टेम के ऊपर वाला पार्ट वो थैलमस हाइपोथैलेमस कहलाता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस कहलाता है। थैलमस के नीचे वाला, तो ये याद रखना है कि थैलमस के नीचे और ब्रेन स्टेम के ऊपर एक पार्ट मौजूद होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो कि रेगुलेटर है हमारी बायोलॉजिकल नीड्स का। हाइपोथैलेमस लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम विया द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, अच्छा हाइपोथैलेमस जो है ना एज अ ग्लैंड भी रोल प्ले करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर ये काम कर रहा होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इसको मिलाता है। ग्लैंड एंड दस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। अब वो जो ये तमाम जो चीजें हैं ना, यानी कि बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। और हाइपोथैलेमस इन्हीं को क्या करता है? रेगुलेट करता है, इन्हीं के अंदर अपना रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज नीड्स बाय क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ प्लेयर। जब ये चीज, ये नीड्स जो होती है ना, यानी कि टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और सेक्स वाली नीड्स हमारी जो पूरी होती है ना, उसके बाद एक प्लेयर वाला जो फीलिंग होती है ना हमें, वो भी यही क्रिएट करवाएगा। हाइपोथैलेमस जब कोई नीड पूरी हो जाती है ना, यानी कि बायोलॉजिकल नीड पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक प्लेजर वाला जो एलिमेंट होता है या प्लेजर वाला इमोशंस हमें, सॉरी इमोशन हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको भी यही जनरेट करवाता है। याद रखना है इस चीज को। उसके बाद दो लोग हैं, ओल्स और मिलनर हैं। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर दीज रिवॉर्ड सेंटर्स एक्सीडेंटली। ये जो रिवॉर्ड सेंटर है ना, यानी कि जब कोई नीड पूरी होती है तो उसके बाद हम प्लेजर फील करते हैं, ये रिवॉर्ड सिस्टम है बेसिकली एक तरह से। डिस्कवर दीज रिवॉर्ड सेंटर्स एक्सीडेंटली आफ्टर दे हैड मोमेंटरली स्टिमुलेटेड द हाइपोथैलेमस ऑफ अ रैट। जो कि हाइपोथैलेमस एक चूहे के हाइपोथैलेमस को क्या कर रहे थे? स्टिमुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या किया? उसको डिस्कवर कर लिया हाइपोथैलेमस का जो रिवार्ड सिस्टम है। कैसे? द रिसर्चर्स नोटिस दैट after being stimulated the rat continued to move to the exact spot in its cage where the stimulation had occurred। अब जब उसके ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया गया ना, तो उसने प्लेजर फील किया, उसको रिवॉर्ड मिला, अच्छा फील किया उस रैट ने। तो फिर हुआ क्या? वो कहते कि जब हमने स्टिमुलेट किया ना, तो वो अच्छा फील किया, अच्छा फील किया उसने, तो फिर बार बार वो उसी स्पॉट पर जाता था, उसी प्लेस पर जाता था जहां पर उसको ये स्टिमुलेशन मिली थी। कौन सी स्टिमुलेशन? जिसने उसको अच्छा फील कराया था। एज क्यों गया था वो? एज इफ इट वर ट्राइंग टू रिक्रिएट सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग इट्स ओरिजिनल एक्सपीरियंस। कि जिसने उसको वो एक्सपीरियंस करवाया था, वो उसी तरह की जो है ना सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं दोबारा से उसको फील कर सकूं या दोबारा से उसको एक्सपीरियंस कर सकूं। अपॉन फर्दर रिसर्च इनटू दीज रिवॉर्ड सेंटर्स, ओल्ड डिस्कवर दैट animals would do almost anything to recreate enjoyable stimulation, including crossing a painful electrified grid to receive it। अब वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, यानी कि ये जो उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि ये जो रिवॉर्ड हासिल करने के लिए, ये जो प्लेयर सिस्टम है या प्लेयरेबल जो फीलिंग्स है, इसको हासिल करने के लिए ना, वो इस सिचुएशन को बार बार रिक्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन को जिसमें उनको वो मिल रहा होता है। एनिमल्स के अंदर उन्होंने ये मतलब एनिमल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये देखा कि ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, या ये रिवॉर्डेबल यानी कि रिवॉर्ड वाली की जो फीलिंग्स हैं, अच्छा फील करता है बंदा या एनिमल्स, ये वो इस चीज को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए वो कोई भी काम कर रहे होते हैं। इवन वो कहता है कि अगर उनको एक इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड के ऊपर भी से भी गुजरना पड़े ना, तो भी वो करते हैं उसको हासिल करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर एक एनिमल को लोहे की ग्रिल के ऊपर या जाली के ऊपर रखा जाए, लेकिन उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाए कि जैसे ही वो जाली के ऊपर आएगा उसको करंट भी लगेगा और उसका
हाइपोथैलेमस भी स्टिमुलेट होगा, जिससे उसको अच्छा फील होगा। तो वो कहते हैं कि वो अच्छा फील करने के लिए वो बार बार वो करंट भी खाता रहेगा, यानी कि ये उन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छा, अब कैसे किया था? एक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया उन्होंने? इन वन एक्सपेरिमेंट अ रैट वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट इट्स ओन हाइपोथैलेमस बाय प्रेसिंग अ पेडल। अब उन्होंने क्या कर दिया कि एक पेडल को प्रेस करना था। रैट रैट ने एक पेडल को प्रेस करना था। अब उस प्रेस करने के साथ उन्होंने एसोसिएट कर दिया कि जब भी वो प्रेस करेगा ना, उसका जो हाइपोथैलेमस है उसको स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छा फील करेगा। अच्छा, अब चूंकि ये उसको प्लेजरेबल फीलिंग्स मिल रही थी पेडल को प्रेस करने से, तो चूंकि हमने ऊपर बात की है ना कि वो इस एक्सपीरियंस को बार बार करने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो वो कहते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो फिर उस रैट ने क्या किया? द रैट enjoyed the experience so much that it pressed the pedal more than 7,000 times। अब इस फीलिंग्स को, इस प्लेजरेबल इमोशन को फील करने के लिए ना, जब भी वो पैडल प्रेस करता था हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता, जिसकी वजह से वो अच्छा फील करता था। तो वो कहते हैं कि वो अच्छी फीलिंग लेने के लिए उसने उस पैडल को 7,000 बार 7,000 से भी ज्यादा बार उसने क्या किया? उसको प्रेस किया, उस इमोशन को फील करने के लिए, उस इंजॉयबल फीलिंग्स को इंजॉय करने के लिए, हासिल करने के लिए 7,000 से भी ज्यादा दफा उसने पैडल को प्रेस किया पर आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अनटिल इट कोलैप्स्ड फ्रॉम शेयर एग्जॉशन। उस वक्त तक वो करता रहा जब तक कि वो थक के गिर नहीं गया। मतलब वो प्लेजरेबल फीलिंग उसको मिल रही थी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने के लिए, तो उसने 1 घंटे के अंदर 7,000 से भी ज्यादा दफा उस पैडल को प्रेस कर दिया। ठीक है, और इवन मतलब वो रुका नहीं उस वक्त तक जब तक कि वो थक के गिर नहीं गया। क्लियर है ये बात कि हाइपोथैलेमस आपका प्लेजरेबल मतलब के जो प्लेजर वाला सिस्टम है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली जो इमोशंस है वो इसके अंदर हो रही होती हैं राइज। अब आ जाते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज एन इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। हिपोकैम्पस याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, जो कि मेमोरी के अंदर रोल प्ले करता है। इसका मेजर काम ही यही है कि इसने मेमोरी के अंदर रोल प्ले करना होता है। अगर किसी की मेमोरी का इशू है या मेमोरी वो स्टोर नहीं कर पा रहा या उसकी मेमोरी के सही से काम नहीं कर रही, तो लाजमी तौर पर उसका किसी ना किसी तरीके से हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ होगा, याद रखिएगा। एंड कंसिस्ट ऑफ टू हॉर्न्स दैट कर्व बैक फ्रॉम द एमेगडाला। और दो आप कह सकते हैं सींगों की तरह ये होता है, जो कि कर्व एक बना रहा होता है। किसके गिर्द बना रहा होता है? एमेगडाला के इर्द गिर्द। जैसा कि मैं दिखाता हूं आपको, कहाँ है पिक्चर? ऊपर गए लोग, लिम्बिक सिस्टम देख रहे थे ना हम। हाँ, ये देखो, ये है हिप्पोकैम्पस। ये मतलब जो हमारा है ना एमेगडाला, इसके आसपास ये कर्व बना रहा होता है हिप्पोकैम्पस। लिम्बिक सिस्टम का ये पार्ट होता है और मेमोरी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। इफ इफ हिप्पोकैम्पस इज डैमेज्ड अ पर्सन कैन नॉट बिल्ड न्यू मेमोरीज। नई मेमोरीज वो नहीं बना पाएगा। लिविंग इंस्टेड इन स्ट्रेंज वर्ल्ड। अब वो कहता है कि जब इसका डैमेज हो जाएगा वो नई मेमोरी नहीं बना पाएगा, और वो एक ऐसी दुनिया में रह रहा होगा कि जहां पर वो चीजें एक्सपीरियंस करता है उसके फौरन बाद वो खत्म हो जाती हैं। यानी कि एक्सपीरियंस किया उसके बाद वो खत्म हो गई। जो एक्सपीरियंस प्रेजेंट मोमेंट में वो कर रहा है ना, वही होगा, उसकी मेमोरी नहीं बन पाएगी। ठीक है, मतलब जब ये हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाएगा। अच्छा, सेरिब्रम। एक हमने सेरिबेलम पढ़ा था, क्या? सेरिब्रम। सेरिबेलम दिमाग के नीचे मौजूद होता है, ब्रेन स्टेम के पीछे मौजूद होता है, छोटा ब्रेन भी उसको बोलते हैं। सेरिब्रम जो होता है इसको बड़ा ब्रेन बोला जाता है, और ये ब्रेन का मेजर पार्ट होता है बेसिकली। फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज द सेरिब्रम। ये न्यू एवोल्यूशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये न्यू पार्ट है हमारे ब्रेन का, विच कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द कॉर्पस कॉलोजम। जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्पस कॉलोजम पर मुश्तमिल होता है। कॉर्पस कॉलोजम क्या होता है? ये वो पार्ट होता है ब्रेन का जो कि दोनों हेमिस्फेयर को क्या कर रहा होता है? जोड़ रहा होता है। राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को जोड़ रहा होता है। ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा होगा, ये कॉर्पस कॉलोजम है, ये इस पर मुश्तमिल होता है। द की टू द एडवांस्ड इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन इज नॉट फाउंड इन द साइज ऑफ आवर ब्रेन। वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो साइज ऑफ ब्रेन पर डिपेंड नहीं कर रही होती, साइज ऑफ ब्रेन के अंदर नहीं देखी जाती। व्हाट सेट्स ह्यूमंस अपार्ट फ्रॉम द एनिमल्स इज आवर लार्जर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये हमें जो ह्यूमंस को जो एनिमल से कोई चीज अलग करती है या आप कह सकते हैं डिफरेंट बनाती है, तो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही होता है, विच इज द आउटर बार्क लाइक लेयर ऑफ आवर सेरिब्रम दैट अलाउज अस टू
सो सक्सेसफुल यूज लैंग्वेज अक्वायर कम्प्लेक्स स्किल्स क्रिएट टूल्स, यानी कि जो डिफरेंट हमें प्रोसेसेस करने के लिए क्या कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहा होता है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि सेरेब्रम के ऊपर मौजूद एक लेयर होती है जो कि आउटर बार्क लाइक लेयर ऑफ आवर सेरेब्रम लेयर होती है, जो क्या कर रही होती है, डिफरेंट काम कर रही होती है। यही हमारे एनिमल से डिफरेंट बनाती है, अलग बनाती है। इन ह्यूमंस द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिंकल्ड एंड फोल्डेड rather than smooth as it is in the most other animals। ये फोल्ड की फॉर्म में होती है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको नजर आ रहे हैं, रिंकल से नजर आ रहे होंगे, जैसे फोल्ड की होती है ना, ये इस तरह से होता है बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन के अंदर, सॉरी ब्रेन में। अच्छा, ये लेयर होती है ऊपर वाली ब्रेन की। अच्छा, अब ये जो है ना, वो कहते हैं कि ये रिंकल्स क्यों मौजूद होते हैं, ये तहें क्यों मौजूद होती हैं। ये बेसिकली उसको उसके एरिया को बढ़ाने की वजह से होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकें। यानी कि अगर इसको खोल लें तो ये अच्छा खासा आपको एरिया बन जाएगा ब्रेन का। दिस क्रिएट सो मच ग्रेटर सरफेस एरिया एंड साइज, यानी कि ज्यादा एरिया और साइज बनाता है। अलाउज इंक्रीज कैपेसिटीज फॉर लर्निंग रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग, यानी कि इनमें ये ज्यादा हमें क्या करता है, एबिलिटी पैदा करता है लर्निंग की, रिमेंबरिंग की और थिंकिंग की। ऑल्दो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ओनली अबाउट 1/10, ये 1 इंच का 10वां हिस्सा होता है बेसिकली मोटाई के अंदर, लेकिन इट मेक्स अप मोर देन 80% ऑफ द ब्रेन वेट। जो ब्रेन का टोटल वेट होता है ना, उसमें से 80% इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होता है। क्योंकि ये तहें होती है ना, आपस में तहें बनी होती है, तो इसका मतलब जब उसको खोलेंगे तो अच्छा खासा एरिया बनेगा। जब अच्छा खासा एरिया बनेगा तो इसका मतलब उसका वजन भी होगा। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स अबाउट 20 बिलियन नर्व सेल्स एंड 300 ट्रिलियन साइनेप्टिक कनेक्शंस, ये इन पर मुश्तमिल होता है। 20 बिलियन इसमें नर्व सेल्स होते हैं, 300 बिलियन ट्रिलियन सॉरी सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। द कॉर्पस कोलोजम क्या होता है, कनेक्ट द टू हाफ्स ऑफ द ब्रेन एंड सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द हेमिस्फेयर। एक तो ये क्या करता है, इनको जोड़ता है, और दूसरा एक दूसरे के दरमियान कम्युनिकेशन का भी ये बाइस बनता है, कम्युनिकेशन में भी ये रोल प्ले कर रहा होता है कॉर्पस कोलोजम। उसके बाद ये कॉर्पस हमने जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा था, चार जो लोब्स हैं उसमें डिवाइडेड होता है, फ्रंटल लोब, पैराटल लोब, उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में देखा है। यहां तो कोई क्वेश्चन? बस यहीं तक पढ़ते हैं फिर, इतना काफी आज के लिए।